गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजनीतिक भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है उसकी हमने सामान्य बातें की। आज के वीडियो के अंदर जो इलेक्टोरल जो ज्योग्राफी है या जो निर्वाचन होता है उसको अध्ययन की क्या अप्रोचेज होती हैं, स्टडी का क्या स्ट्रेटजी होती है, या उनके जो उपगमन या उपागम जो होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो वोटर होता है उसके अंदर इलेक्शन के अंदर उसका जो पार्टिसिपेशन होता है और उस पार्टिसिपेशन के अंदर उसके जो बिहेवियर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, साथ ही ग्रामीण और नगरीय जो वोटर होता है उसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या उनका जो बिहेवियर होता है वोट डालने के प्रति वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे। अब यहाँ जब हम उपगमन या उपाय अप्रोचेज की बात करते हैं तो निर्वाचन को जो है अध्ययन करने की दो जो अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच तो होती है एरियल अप्रोच, क्षेत्रीय जो उपागमन होता है, और एक होता है पारिस्थितिकीय या इकोलॉजिकल जो अप्रोच होती है उसकी, या जिसको हम कहें बिहेवियरल जो अप्रोच होती है उसके ऊपर हम यहाँ बात करते हैं। जब यहाँ जैसे क्षेत्रीय उपगमन होता है उसका अध्ययन भी दो उपगमों के अंदर उसको सब क्लासिफाई करके उसका अध्ययन क्षेत्रीय संरचनात्मक उपगमन, क्षेत्रीय पारिस्थितिक उपगमन यानी कि स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो, और इकोलॉजिकल जो अप्रोच होती है उसकी, और दूसरा जो जैसे कि हमने बताया बिहेवियरल यानी स्पेशियल जो अप्रोच होती है उसके ऊपर हम बात करें। सबसे पहले जो क्षेत्रीय उपगमन होती है ये निर्वाचन के अध्ययन की सबसे परंपरागत जो उपगमन है या अप्रोच है। और हमने आपसे बताया था कि फ्रांस के अंदर जो सेगफ्रीड थे उन्होंने जो अप्रोच काम ली वो यही क्षेत्रीय उपगमन के अप्रोच को उन्होंने काम लिया। और इसके अंदर जो संपूर्ण प्राकृतिक व सांस्कृतिक जो वातावरण होता है वो भी निर्वाचन के ऊपर, या जो निर्वाचन का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके ऊपर इन सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल या कल्चरल जो फैक्टर्स से किस तरह से जुड़ा हुआ होता है। और इसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ सांख्यिकीय विधियों का भी इस अप्रोच के अंदर उपयोग किया जाता है, चाहे वो रिग्रेशन हो, कोरिलेशन हो, तो उसमें सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है या नकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। उन सब चीज़ों का अध्ययन इन क्षेत्रीय उपगमन के अंदर हम करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि उसके अंदर प्राकृतिक कारक या आर्थिक या सामाजिक, तो प्राकृतिक के अंदर जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो लैंडस्केप्स होते हैं उनकी बात करें, या क्लाइमेट की बात करें, या उत्पादकता की बात करें, आर्थिक के अंदर कृषि उपयोग, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या सामाजिक की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो हैं इस उपगमन के अंदर हम काम में लेते हैं। अब यहाँ जैसे हमने दो भागों में हमने बात की, एक एरियल स्ट्रक्चरल की बात करते हैं और एक एरियल जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल की उसकी बात करते हैं। जब निर्वाचन संबंधित विभिन्न सांख्यिकीय सूचनाओं जैसे निर्वाचन की इकाई हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो निर्धारित सदस्यों की संख्या हो, या चुनाव के अंदर विभिन्न पार्टी उम्मीदवारों की स्थिति की बात करें, तो इन सब चीज़ों का चुनाव परिणाम का विभिन्न क्षेत्रों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्षेत्रीय संरचनात्मक उपगमन के अंदर शामिल करते हैं। जब क्षेत्रीय पारिस्थितिक उपगमन की बात करते हैं तो निर्वाचन परिणामों के ऊपर पर्यावरण या संपूर्ण पारिस्थितिकी के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है। वो एटमॉस्फेयर कल्चरल हो, सोशल हो, या अन्य कोई कारण रहा हो, तो उन सब जो कारक हैं उनको हम इस पारिस्थितिकी उपगमन के अंदर शामिल करते हैं, और ये दोनों ही जो चीज़ें हैं क्षेत्रीय उपगमन के अंदर शामिल होती हैं। अब आता है व्यवहारात्मक या स्थानिक जो उपगमन है, बिहेवियरल स्पेशियल जो अप्रोच होती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ जैसे शब्द से ही है व्यवहार, यानी जो मतदाता है उसका जो मनोवृत्ति है, उसकी मन स्थिति है, उसका व्यवहार की स्थिति है, उसके ऊपर कौन कौन से कारक उसको, या व्यवहार की स्थिति को कौन सी स्थान का प्रभाव पड़ रहा है, समय के साथ उसके बिहेवियर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये हम चीज़ों को जब इसके डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, या हम भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया का अगर हम अध्ययन करें स्वतंत्रता के बाद से, तो जैसे हमने कहे 1967 के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें आई, तो वो जो मतदाता था उसके बिहेवियर को, या हम ये कहें कि जो बोफोर्स वाला जो मुद्दा उठा तो उसने जो कांग्रेस की सरकार को रिप्लेस करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये समय के साथ नए नए मुद्दे आते हैं, या निर्भया कांड के बाद जो यूपीए सरकार थी उसका एक बहुत बड़ा विरोध का मुद्दा बन गया। ये बहुत सारी जो हैं चीज़ें जो समय के साथ मतदाता का जो बिहेवियर है उसको प्रभावित करती है। कई बार जो बाबरी मस्जिद को ढहाना था तो धार्मिक
आधार पर जो मतदाता के जो बिहेवियर था उसको चेंज हो गया, या बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं, या अभी इस लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा की जो घटना थी उसने जो मतदाता था उसको बिहेवियर को एक चेंज करने का काम किया। तो ये जो समय के साथ जो परिवर्तन स्थान के साथ भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, कभी कभी इस तरह के जो मतदाता है उसके बिहेवियर के ऊपर लोकल फैक्टर या स्थानीय के प्रभाव को बढ़ाने वाले जैसे फैक्टर्स जो होते हैं वो बड़े उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साथ ही जो मतदाता का जो बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमताएं होती हैं वो उसके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक जो कारक होते हैं उसके द्वारा निर्धारित होती हैं। जो बैकवर्ड जो क्लास होते हैं, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन या जो जिनका शैक्षणिक स्तर निम्न होता है, तो उनको कई बार आर्थिक प्रलोभन से उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, या सामाजिक मुद्दों के आधार पर उसको निर्धारित किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे जो कारक हैं जो मतदाता के बिहेवियर को निर्धारित करने में योगदान देते हैं। अगर हम विद्वानों की बात करें बिहेवियरल अप्रोच के संदर्भ में, तो वो कॉक्स हो, रेनॉल्ड्स हो, जॉन्स्टन हो, इन सब ने इस बिहेवियरल अप्रोच को अपनाया। और कॉक्स ने तो 1967 में प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी में एक लेख लिखा और उन्होंने सांख्यिकी मेथड्स के आधार पर जो व्यवहारजन्य जो समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया, और उसने 4 कारकों के ऊपर विशेष बल दिया कॉक्स ने। एक तो भौगोलिक जो दूरी होती है वो किस तरह से मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करती है, परिचय क्षेत्र कितना, उसका जो लोकलिज्म का वाला फैक्टर है उससे किस तरह से चीज़ें, या जो जिस व्यक्ति का हम निर्वाचन करना चाहते हैं उसके साथ इंटरेक्शन की जो बात हो, दबाव से युक्त हो, कई बार सामाजिक दबाव की स्थितियां निर्वाचन के अंदर देखने को मिलती है, वो मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करती है। वो चाहे सामाजिक दबाव धार्मिक आधार पे हो सकता है, वो सामाजिक दबाव भाषाई आधार पे हो सकता है, वो सामाजिक दबाव उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के ऊपर या अगड़े जो वर्ग हैं उनके जो निम्न वर्ग के ऊपर दबाव के रूप में हो सकता है। पारस्परिकता के मतदान बिहेवियर, यानी एक मतदाता के बिहेवियर को उसके निकटतम जो मतदाता है वो किस तरह से प्रभावित करता है। कई बार हम कहते हैं कि इस पार्टी की वेव चल रही है, तो जो वेव चलने की बात होती है, या मतदाता के बिहेवियर को दूसरे मतदाता के बिहेवियर से किस तरह से वो जुड़ जाता है, वेव के रूप में जुड़ जाता है, और एक पार्टी विशेष को जब मतदान करता है तो ये पारस्परिकता का जो मतदान का बिहेवियर है उसके कारण इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ आप जब हम कहते हैं ज्योग्राफी ऑफ वोटर पार्टिसिपेशन, तो वो जो अप्रोच हम लेके चल रहे हैं वो यहाँ उस वोटर के पार्टिसिपेशन को निर्धारित करती है। जब हम ये कहते हैं कि जब वोट डाला जाता है तो वो इनपुट होता है, रिजल्ट आउटपुट के रूप में होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अब यहाँ मतदाता का जो बिहेवियर है बहुत सारी चीज़ों से निर्धारित होता है, या जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी का निर्वाचन किया जा रहा है उसके ऊपर जो वोट प्रतिशत है, वोट जो डाला जा रहा है, तात्कालिक जो विषय रहे हैं वो हो, या किसी पार्टी विशेष के प्रति आपका लगाव की स्थितियां हो, या तत्काल समय के अंदर कोई इस तरह की घटना जो मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित कर दे, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मतदान जो है वो अधिकांश विश्व के अधिकांश देशों में इसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है। हाँ, लेकिन कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का अगर हम उदाहरण दें तो वहाँ पर वोटर पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। अगर वोटर पार्टिसिपेशन नहीं करता है उसके ऊपर आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। स्वीडन के अंदर सहभागिता अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो मतदाता उसका शैक्षणिक वातावरण, उसकी आर्थिक स्थितियाँ, उसके जो जागरूकता है अपने अधिकारों के प्रति, तो वो वहाँ स्वीडन में काफ़ी अधिक होने के कारण वहाँ अनिवार्य नहीं होने के बावजूद भी वहाँ का जो मतदान प्रतिशत है वो 90% से अधिक देखने को मिलता है। यहाँ कुछ चीज़ों की हम बात करें तो नॉरिस और हेरिंग ने मतदान के स्थानिक विभिन्न नेताओं के लिए कुछ उत्तरदायी कारकों को समझाने के लिए जो मतदाता होता है उसके लिए सहभागिता संभाव्यता मॉडल को विकसित किया। लघु स्तरीय वयस्क दोनों कारकों को 2 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। कुछ कारक इस तरह के होते हैं दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करते हैं, कुछ कारक पारिस्थितिक जन्य जो चुनाव के दौरान कोई घटना घटित होती है जिसका हमने अभी चर्चा की। जैसे अगर हम उदाहरण से देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय से वामपंथी विचारधारा का प्रभाव रहा, और वहाँ पर जो वामपंथी विचारधारा का जो प्रौधा जो पार्टियां थी वो सत्ता में रही हैं वर्तमान में, चाहे ममता बनर्जी ही क्यों ना हो। तो ये एक दीर्घकालिक प्रभाव है, या किसी पार्टी विशेष के प्रति या उसकी जो विचारधारा के प्रति जो लगाव हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रति हो किसी मतदाता का, या बीजेपी के प्रति हो, या समाजवादी पार्टी के प्रति हो,
तो वो जो है दीर्घकालिक रूप से मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिक जन्य की घटनाओं की बात करें, जैसे मैंने बोफोर्स का उदाहरण दिया, जैसे मैंने निर्भया कांड का उदाहरण दिया, जैसे मैंने आपको पुलवामा की घटना का उदाहरण दिया, या आप कोई भी घटनाएं चाहे वो बाबरी मस्जिद का उदाहरण दें, तो ये सब चीज़ें मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। और ये जो बिहेवियर जो होता है वो स्थिर नहीं होता। यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमारे लिए समझना जरूरी होता है कि ये प्रादेशिक जो स्थायित्व की बात करते हैं, ये स्थायित्व से मतलब उस पर किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति मतदाता की प्रतिबद्धता, या ये प्रतिबद्धता इस आधार पे हो सकती है, जातिगत आधार पे हो सकती है, धार्मिक आधार पे हो सकती है, या किसी पार्टी विशेष के जो विचारधारा है उससे संबद्धता के आधार पे हो सकती है। वंशागत मत हो सकता है कि मेरे दादाजी दे रहे थे उस पार्टी को, तो मेरे पिताजी दे रहे थे, या मैं फिर जो हूँ मैं भी उसी पार्टी के प्रति अपनी जो विश्वसनीयता बनाए रखते हुए वंशागत आधार पे मैं अपना वोट जो है एक, तो ये प्रादेशिक स्थायित्व को या प्रतिबद्ध वचनबद्धता की बात करते हैं, यानी उस विचारधारा से जुड़ा होना। जहाँ अगर समस्याएं समान होती हैं तो किसी क्षेत्र विशेष के जो मतदाता का बिहेवियर भी समान हित के लिए एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो वहां पर भी प्रादेशिक स्थायित्व या एक पार्टी विशेष के प्रति मतदाता का जो लगाव है या उसके प्रति वचनबद्धता है या समान हितों के लिए उसको वोट किया जाना है, ये सब चीजें वहां पर महत्वपूर्ण होती है। नगरीय ग्रामीण द्वंद्व की जब हमने बात की, रूरल अर्बन जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ जो हमने कहा कि शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक इस तरह के जो कारक हैं वो मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। जो नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर बहुजातीय या बहुधार्मिक जो स्थितियां वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और साथ ही यहाँ का जो मतदाता है वो अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होता है, तो वो मतदान का जो बिहेवियर है वो चुनाव की प्रक्रिया को बहुत हद तक प्रभावित करता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो होता है वहाँ पर वंशागत वाली जो मतदान की प्रवृत्ति देखी जाती है, वहाँ पर धार्मिक आधार पे वंशान के आधार पे देखी जाती है, या अपने जो लोकल जो हित होते हैं उसके आधार पर वहाँ का जो वोट है वो डाला जाता है। तो ये एक तरह से रूरल अर्बन जो वोटर का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर वो प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ प्रादेशिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो वोटर होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो ऐसा नहीं है, जो अगर उसका स्थान परिवर्तित होता है तो उसके बिहेवियर के अंदर परिवर्तन होता है, या जैसे मैंने कहा कि समसामयिक स्थितियां इस तरह की डेवलप होती हैं कि वो उसके बिहेवियर को परिवर्तित कर दे। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब मायावती सरकार में आई थी तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट लेके आई, जिसके अंदर अगड़ा और पिछड़ा वर्ग दोनों सम्मिलित होकर सत्ता के अंदर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। तो वहाँ का जो वोटर था उसने जहां कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो उसको छोड़कर उस सहभागिता के आधार पे अपना वोट दिया। इस तरह की, या मैं कहूँ जनता सरकार 1977 के अंदर आई तो उन्होंने तात्कालिक समस्याओं को, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल को और उस तरह की जो स्थितियां हो, या एक तरह से एक नया समाजवादी जो दृष्टिकोण वो लेके आए, तो इस तरह की चीज़ें भी जो वोटर होता है उसके माइंडसेट को चेंज कर देती है, वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। या हम ये कहेंगे, जैसे हमने उदाहरण दिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ का वोटर अगर वो गुजरात में जाके रह रहा है, वहाँ का वोटर महाराष्ट्र में जाके रह रहा है, तो उसका जो मतदान का बिहेवियर वहाँ जाकर परिवर्तित हो जाता है। वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उसका मतदान बिहेवियर जो है वो बदल जाता है, यानी क्षेत्र में प्रवास के दौरान उसके मतदान के जो बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है। किसी विशेष प्रत्याशी या दलों के लाभ के लिए राजनीतिक दर्शन में द्वंद्व की स्थितियां होती हैं, तब व्यक्ति अपने जातिगत हित के आधार पे, अपने समान हितों के आधार पे जो है अपना मतदान जो बिहेवियर है वो स्थापित करता है। स्थानीय लोगों को निर्वाचित करने के प्रयास, जिसको हम लोकलिज्म की बात करते हैं। तो जो भी मतदाता होता है वो ये चाहता है कि उसका जो भी नेतृत्व करने वाला जो नेता है उसके अंदर वहाँ का जो लोकल व्यक्ति जो स्थानीय समस्याओं का, स्थानीय लोगों के साथ इंटरेक्शन का या वहाँ पे रहने का जो बिहेवियर उसका बना रहे, तो मतदाता उसको चुनने का प्रयास करता है। ये एक सामान्य टेंडेंसी है। कई बार ये स्थानीयता का प्रभाव जातिगत आधार पे या धार्मिक आधार पे भी देखने को मिलता है, और इसके लिए वहाँ की जो जिस जाति का जो वर्चस्व होता है वो चीज़ें वहाँ पर उसको प्रभावशाली बना देती है। जातीय संप्रदाय आधारित मतभेद या भाषाई भेद के आधार पर लोगों के वैसे समूह जो विशेष प्रदेश में सीमित नहीं रहते, वह अपनी निष्ठा को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में बदलते रहते हैं। लोगों के राजनीतिक बोध में परिवर्तन, जागरूकताएं आती हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं विकास के नाम पे वोट दूं
मैं किसी पार्टी के प्रति वचनबद्ध ना हो कि मैं व्यक्ति विशेष के प्रति वचनबद्धता हो सकती है। ये जागरूक है, पढ़ा लिखा है, अपने अधिकारों के प्रति है, हमारी समस्या को समाधान करेगा। तो ये राजनीतिक बोध की चीज़ों को इंगित करता है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी विशेष के द्वारा किया गया योगदान उसके मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। वर्तमान के परिदृश्य में देखें तो मीडिया की जो भूमिका है वो भी मतदाता के बिहेवियर को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम यहाँ ये बात नहीं करेंगे कि उसकी जो भूमिका नकारात्मक है या सकारात्मक है, लेकिन एक मतदाता के माइंडसेट को परिवर्तन करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार जो व्यक्ति है अपने वोट का निर्धारण अपने सामाजिक परिवेश से, अपने पारिवारिक आधार पर, अपने पड़ोस के आधार पर भी परिवर्तित करता है, उस बिहेवियर से प्रभावित होता है। कई बार जो प्रादेशिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, कई बार जो है सामाजिक दबाव के लिए किसी सामाजिक जाति के वर्चस्व के आधार पर भी जो मतदाता का जो बिहेवियर है वो परिवर्तित होते हमने देखा है। ये हम बिहार का एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक समय समय के बाद 67-68 और उसके अंदर मतदान बिहेवियर के अंदर चेंज देखने को मिला। अभी की बात करें तो पूर्व के अंदर जब बिहार के अंदर जो सरकार बनी थी तो वहाँ पर जो एक तरह से कहीं न कहीं जो संगठनिक परिवर्तन हुआ, फिर बीजेपी के साथ सरकार यहाँ बनाई गई। तो इस तरह की चीज़ें, लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं 67 के अंदर जो स्थितियाँ थी, सीपीआई को इतनी सीटें मिली, कांग्रेस का जो है स्वतंत्र पार्टी 44 सीटें। तो एक कांग्रेस का जो है वो एक रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया 67 में शुरू हो गई। 77 की बात करें, जनता दल की सरकार आई, देख लो लोक दल को अंदर 41% वोट मिले। तो एक बड़ा चेंज था, ड्रास्टिक चेंज था तात्कालिक समस्याओं को देखते हुए। अब ये जेरीमेंडरिंग की जब हम बात करते हैं, ये बड़ा एक कॉमन वो है। ये चुनाव प्रक्रिया के द्वारा जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने सीटों को बढ़ाने के लिए कई बार जो चुनाव जो क्षेत्र होते हैं उनका जो परिसीमन जो किया जाता है वो राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर कर दिया जाता है। किसी एक जाति विशेष को एक भाग में सीमित करके एक पर्टिकुलर वर्ग का वहाँ पे प्रतिशत बढ़ा के वहाँ पर उसको चीज़ें, जेरीमेंडरिंग का तात्पर्य निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं का किसी पार्टी व्यक्ति हेतु परिवर्तित करना, यानी उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, हाँ, लेकिन अपने संकीर्ण हितों को पूर्ति के लिए, सीटों को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए जब इन सीटों परिसीमन कर दिया जाता है तो इस तरह की चीज़ें जेरीमेंडरिंग की जो प्रक्रिया है, और भारत के अंदर इस तरह की चीज़ें समय समय पर देखने को मिलती है। पंचायत राज की का परिसीमन हो जो अभी भी राजस्थान के अंदर कोर्ट में गया हुआ है बहुत सारी जगह का, तो ये इस तरह के जो मुद्दे होते हैं ये जेरीमेंडरिंग जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। स्थानीयता का प्रभाव मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जो लोकल जो व्यक्ति होता है अगर उसको निर्वाचित के लिए प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो उसको स्वीकार्यता ज़्यादा होती है, बशर्ते बाहर का जो प्रत्याशी है उसको वहाँ पर लाकर चुनाव के लिए खड़ा किया जाए। तो ये मतदाताओं की जो सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं, यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं इस निर्वाचन प्रक्रिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो भूगोल है, भूगोल के अंदर वहाँ की परिस्थितियां हैं, भूगोल के अंदर वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है, भूगोल के अंदर जो मतदान की जो केंद्र होते हैं उससे जो भौतिक दूरियां हैं, वो सब चीज़ें निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। और ये जो आंकड़े होते हैं इन चीज़ों से, इसके आधार पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा जो रिजल्ट निकल के आता है उस का एक जातिगत आधार पे, एक क्षेत्र विशेष के आधार पे या किसी विकास की प्रक्रिया के आधार पे दिए गए मतों के आधार पे हम ये निश्चय कर सकते हैं कि मतदाता का बिहेवियर क्या रहा, या मतदाता ने जो वोट किया है उसको उसके कौन कौन से कारकों ने उसको प्रभावित किया है। धन्यवाद।